गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। अब हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 भारत, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 श्रीलंका, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7 मालदीव। कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी सम्मिलित किया जाता है। सार्क में जो सदस्य बनाया गया है वो अफगानिस्तान को बनाया गया है 14वें सम्मेलन के द्वारा नई दिल्ली में। लेकिन इसकी परिस्थितियां क्या हैं, इसकी परिस्थितियां कैसी थी और आज भारत के साथ इन देशों के संबंध कैसे थे, इस अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले देख लेते हैं सामान्य तौर पर इन समस्त देशों में लोकतंत्र या तो स्थापित है या संघर्ष के बाद स्थापित हो गया है या लोकतंत्र स्थापित होने की प्रक्रिया में है। कहीं ना कहीं संपूर्ण इस क्षेत्र में लोकतंत्र एक सर्वमान्य अवधारणा है। इनके 5 देशों में एक सर्वे करवाया गया था, जिस सर्वे में सर्वमान्य प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। अब देखते हैं कि लोकतंत्र एवं सैनिक शासन कहां कहां पे रहा। लोकतंत्र और सैनिक शासन कि लोकतंत्र तो है लेकिन सेना के द्वारा तख्ता पलट करके कुछ दिन सैनिक शासन रहा, फिर लोकतंत्र हुआ, फिर सैनिक शासन रहा, फिर लोकतंत्र हुआ। ऐसी स्थितियां चलती रही। ये 2 देश सामान्यतः माने जाते हैं, वो हैं पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, और जिनमें पूरा लोकतंत्र है इस समय वो हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। ये सब देश ऐसे हैं जिनमें लोकतंत्र इस समय है। अब देख लेते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है। सबसे बड़ी एक प्रश्न है कि लगातार पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है कि सैनिक तख्ता पलट हो जाता है, वहां की सेना क्यों निरंकुश हो जाती है, क्यों वहां के चुने हुए प्रतिनिधि को वहां नहीं रहने दिया जाता है। इसके क्या कारण है, इसके मूल में क्या समस्याएं हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1 सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामी अभिजनों का प्रभाव। ठीक है, एक तो वहां पर सेना बड़ी शक्तिशाली है, दूसरा वहां धर्मगुरुओं का बहुत प्रभाव है, तीसरा वहां भूस्वामी अभिजनों का ज्यादातर प्रभाव है। अब इनको देख लेते हैं कि किन स्थितियों में है। पाकिस्तान में शक्ति का विकेंद्रीकरण लागू नहीं है, शक्ति केंद्रित है। शक्ति जो है वो कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होकर रह गई है, जिससे कुछ अभिजन लोग ही सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। वहां पर एक पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के लोग ही अक्सर सत्ता पर काबिज रहते हैं। पंजाब प्रांत के लोगों ने ही जमींदारी का उन्मूलन नहीं किया, उनके पास बहुत बड़ी जमीनें हैं, जिसके माध्यम से वो समाज को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म वहां, कट्टरता वहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये धर्म, ये कट्टरता चुने हुए प्रतिनिधियों को रहने नहीं देती है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो जनता के प्रति जब काम करने लगते हैं तो इन एलीट वर्ग को ये कार्य पसंद नहीं आते हैं और उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है।
अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। भारत के साथ लगातार द्वंद्व, भारत के साथ लगातार द्वंद्व। मैंने अपनी पीएचडी में भी इसको साबित करने का प्रयास किया कि पाकिस्तान एक अहंकारी व्यक्तित्व के लोगों का देश है। वो हमेशा ये कहते हैं कि हजारों साल हमारे पुरखों ने इन हिंदुओं पर राज्य किया और आज ये हमारे बराबर खड़े होते हैं, हमसे ऊपर आने की कोशिश करते हैं, हम इनको तोड़ देंगे, हम इनको बर्बाद कर देंगे। जिद्दी है, जिद करता है, अनावश्यक जिद। जैसे आपने देखा कि बचपने में जब बच्चा होता है तो वो कहीं ना कहीं जिद करता है, उसे मालूम है कि वो चीज नहीं मिलेगी, फिर भी उसके लिए जिद करता है। यही स्थिति पाकिस्तान के साथ है कि लगातार वो भारत के साथ द्वंद्व में फंसा हुआ है और एक जिद ठाने हुए है कि किसी तरीके से भारत के 2, 3, 4 टुकड़े करवा दिए जाएं, जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में 2 देशों के हो गए हैं। पाकिस्तान के रूप में एक देश था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसे 2 देशों में बदल दिया गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब से ये घटना घटी है तब से वो बहुत परेशान है। ये लगातार द्वंद्व रहता है। इस द्वंद्व में यदि वहां की चुनी हुई सरकार अपने नागरिकों के लिए कुछ कार्य करना चाहती है तब भी ये हठी धार्मिक संत उसको ये कार्य नहीं करने देते हैं और उसका तख्ता पलट करवा देते हैं। अगला देखते हैं पश्चिमी पाकिस्तान का, अगला देखते हैं भ्रष्ट राजनीतिक दल। क्या? भ्रष्ट राजनीतिक दल। ऐसे भ्रष्टता में डूबे हुए ये दल हैं क्योंकि दलों में भी तो शीर्ष पर वही नेता बैठेंगे जो अभिजन श्रेणी के हैं। वो नेता अपनी वही भ्रष्टता के नाते समाज को गर्त में ढकेलते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से इसमें कभी लोकतंत्र स्थापित होता है तो कभी तानाशाही हो जाती है, कभी सैनिक तानाशाही हो जाती है और कभी सैनिक तानाशाही के आड़ में लोकतंत्र को लाया जाता है, लेकिन होती वो सैनिक तानाशाही ही है। अब देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र, कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस तरीके से स्थापित हुआ और कैसे चल रहा है। पहला इसका पॉइंट है बंगाल और आसाम। लोकतंत्र इस समय जो चल रहा है उससे पहले ये देख लेते हैं कि बांग्लादेश कैसे बना, क्या परिस्थितियां थी वहां की। ठीक है, नंबर 1, बंगाल और आसाम को काटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। किसको? बंगाल और असम को काटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। तो वहां की मुख्य भाषा क्या है? बंगाली है। वहां का जो गीत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस आधार पर पूर्वी पाकिस्तान निश्चित तौर से पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जुड़ ही नहीं पाया। वो अपने आप में पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जुड़ाव महसूस करता ही नहीं है। उसकी संस्कृति अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसके भेदभाव हैं। इन्हीं भेदभाव के कारण आगे चलकर ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अगला है कि पश्चिमी पाकिस्तान का अधिक प्रभाव था इस पर और जबरदस्ती उर्दू लागू करने का फैसला किया गया। क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को एकदम दबा के रखा हुआ था, अपने आप को योग्य एलीट साबित करता था और पूर्वी पाकिस्तान को निरीह दृष्टि से देखता था। ऐसी स्थितियों में एक निर्णय आया कि वहां पर उर्दू को भाषा के रूप में लागू कर दिया गया, जबकि ये बंगाली लोग बंगाल को अपनी मातृभाषा समझते हैं। ये निर्णय उनको कतई पसंद नहीं आया और इसके बाद क्या हुआ देखते हैं।
शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की मांग की तथा एक जन आंदोलन चला दिया। क्या किया? शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के नेता थे आवामी लीग के उन नेता ने स्वतंत्रता का एक आंदोलन चला दिया, जन आंदोलन चला दिया और सरकार की ये बात मानने से इनकार कर दिया। अगला है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया 1970 में तथा हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के द्वारा मारे गए। याहिया खान ने सेना के द्वारा आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। शक्ति के माध्यम से सोचा गया कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, वहां हजारों लोग मारे गए। इस स्थिति में भी लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान की वो बात नहीं मानी। एक और विकट समस्या खड़ी हो गई थी, आइए देखते हैं क्या थी वो समस्या। लाखों बांग्लादेशियों ने भारत की ओर पलायन किया। जब वहां पर हजारों की संख्या में लोग मार दिए गए तो लाखों की संख्या में लोग, जो हमारा बॉर्डर खुला पड़ा था, वहां से भागे और भारत के अंदर आ गए। भारत के अंदर जब इतनी बड़ी जनसंख्या आ गई तब इन शरणार्थियों को भारत में रखना, उनको खिलाना पिलाना एक बड़ी समस्या बन गया था। इसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए भारतीय सरकार ने यह फैसला किया कि मुजीबुर रहमान के इस आंदोलन को आर्थिक और राजनीतिक मदद दी जाएगी और इसी आर्थिक और राजनीतिक मदद के फलस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, उसमें भारत जीतता है। भारत जीतने के बाद एक नए राज्य बांग्लादेश का उदय होता है। बांग्लादेश का संविधान बनता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग देश अस्तित्व में आ जाते हैं। इसके पश्चात एक घटना घटती है कि 1975 में, 71 में तो बांग्लादेश बन गया, लेकिन 1975 में शेख मुजीब ने संसदीय शासन व्यवस्था की जगह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना लिया। क्या किया? संसदात्मक शासन व्यवस्था वहां लागू की गई थी, उसको समाप्त कर दिया और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक पावर होती है। ये तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन एक और अतिवादी उन्होंने कदम ले लिया जो उनके लिए घातक साबित हुआ। देखते हैं क्या कदम था वो। आवामी लीग के अतिरिक्त लगभग सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। आवामी लीग के अतिरिक्त लगभग सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। जब सारी पार्टियां समाप्त हो गईं, विरोधी दल बचा ही नहीं, केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए यह कार्य किया गया था और इस सत्ता को बचाने के प्रयास में मुजीबुर रहमान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कैसे धो बैठे ये देखते हैं। सेना ने बगावत की। इस सारी चीज में सेना बहुत नाराज हो गई, वहां के रूढ़िवादी नेता बहुत नाराज हो गए, वहां के धार्मिक गुरु बहुत नाराज हो गए और इस नाराजगी में सेना ने एक कार्य किया, बगावत की और शेख मुजीब सेना के द्वारा मारे गए। सैनिक शासन स्थापित हुआ। शेख मुजीब को ही मार दिया गया और वहां पर क्या हुआ? सैनिक शासन स्थापित हो गया। अब सैनिक शासन चला, लेकिन इसके पश्चात फिर एक घटना घटी कि 1991 में चुनाव के बाद पुनः लोकतंत्र स्थापित हो गया। क्या हुआ? बांग्लादेश में 1991 में पुनः चुनाव होता है और वहां लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो हमने आप देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र वहां स्थापित हुआ
अगला देखते हैं कि नेपाल में क्या स्थितियां थी और नेपाल में किस तरीके से लोकतंत्र स्थापित हुआ। यहां संवैधानिक राजतंत्र था, जैसा ब्रिटेन में होता है संवैधानिक राजतंत्र, उसी तरीके से था। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। क्या किया? राजा ने सारी शक्तियां अपने पास ले ली और संसद को भंग कर दिया, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। इसके पश्चात काफी जन आंदोलन होते हैं, कुछ नक्सलाइट आंदोलन होते हैं। उन आंदोलनों के पश्चात 2006 में एक बड़ा आंदोलन हुआ और राजा ने संसद को बहाल कर दिया। राजा ने क्या किया? संसद को बहाल कर दिया, चुनाव करा दिया और वहां लोकतंत्र पुनः स्थापित हो गया। अब देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका की स्थितियां क्या हैं, श्रीलंका कहां है और कैसे है। भारत के ठीक नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका वही श्रीलंका है जिस पर श्री राम ने आक्रमण किया था। भारत से लगभग मिली जुली है। भारत से कई अच्छे रिश्ते और कई खराब रिश्ते हैं श्रीलंका के। श्रीलंका में प्रजातंत्र कैसे कायम हुआ ये देख लेते हैं। 1948 में स्वतंत्र हुआ और इसका पुराना नाम सियोल था। क्या था? सियोल। श्रीलंका, भारत 1947 में आजाद हुआ, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ और लगातार भारत में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी तब से लोकतंत्र ही है। लेकिन कुछ समस्याएं आई, देख लेते हैं वो समस्याएं क्या हैं। यहां के जो मूल निवासी हैं वो है सिंघली। कौन है? सिंघली। एक जाति होती है सिंघली, वो सिंघली लोग हैं। और विवाद किस चीज पे है, समस्या कहां उत्पन्न हो रही है? समस्या हो रही है तमिल तथा सिंघली लोगों के मध्य। तमिल तथा सिंघली लोगों के मध्य। अब इसमें कारण क्या है कि बहुत पहले जब भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था, श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था, तब तमिलनाडु से बहुत सारे लोग काम करने के लिए श्रीलंका गए और श्रीलंका जाके वहीं बस गए। वो वहां बसने के पश्चात सैकड़ों साल वहां गुजर गया और वो तमिल लोग, कई पीढ़ियां उनकी वहीं निकल गईं। अब वो वहीं के निवासी हो गए। वहां के निवासी हो जाने के पश्चात आज वो अपने एक राज्य की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमिल लोगों के लिए जहां पे हम रहते हैं वो एक राज्य दे दिया जाए हमें। लेकिन सिंघली उनको ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं। तब एक समस्या उत्पन्न हुई कि तमिलों के एक उग्रवादी संगठन लिट्टे ने क्या किया? तमिलों के एक उग्रवादी संगठन लिट्टे ने 1983 में श्रीलंका सेना से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1983 में इन तमिलों के संगठन लिट्टे और श्रीलंका की सेना के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया और यह संघर्ष काफी समय तक चला। इसको कहीं ना कहीं भारत के तमिलनाडु राज्य की सरकार से समर्थन प्राप्त होता था और गाहे बगाहे ये तमिलनाडु सरकार भारतीय सरकार पर भी दबाव बनाती थी और कहती थी कि ये तमिल लोग भारतीय हैं, इनका कहीं ना कहीं इनके हित में बोला जाए, श्रीलंका को प्रेशराइज किया जाए कि वो इनको इनके हक दे दें। लेकिन भारत ने कभी ये स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार चला। आगे क्या होता है ये देख लेते हैं। 1987 में भारत ने शांति सेना को भेजा। क्या किया? जब वहां पर ये संघर्ष चल रहा था तब वहां की सरकार ने राजीव गांधी से एक शांति की अपील की।
और उस अपील के नाते राजीव जी ने बड़ी जल्दबाजी में शांति सेना को श्रीलंका में भेज दिया। लेकिन इससे वहां के तमिल बुरी तरीके से नाराज हो गए और साथ ही जो सिंघली थे वो भी नाराज हो गए कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आपने क्यों ये सेना भेजी। इसके पश्चात उनके विरुद्ध काफी विद्रोह होने लगे और एक ऐसी स्थिति आ गई कि 1989 में भारतीय सरकार को वो शांति सेना बगैर अपना उद्देश्य पूरा किए हुए वापस बुलाना पड़ गया और वो शांति सेना वापस आ गई। इसके पश्चात संबंध ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन नॉर्वे तथा आइसलैंड ने भारत तथा श्रीलंका के मध्य समझौता करा के, भारत तथा श्रीलंका के मध्य इन दो स्कैंडिनेवियाई देशों ने समझौता कराया। उसके पश्चात हमारे कई सारे बहुत अच्छे समझौते हुए श्रीलंका के साथ, मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ। उसके अनुसार हमारे संबंध ठीक ठाक चल रहे हैं। अब देखते हैं भारत पाकिस्तान संबंध। भारत और पाकिस्तान संबंध कैसे चले। भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान नामक एक राज्य बना। वो राज्य जो हमेशा एक धर्म के आधार पर बनाया गया था, वो कभी भी अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हो पाया और इस असंतुष्टि के कारण भारत से लगातार उसके अनबन बनी रही। इसी अनबन में भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हो गए। पहला युद्ध देखिए, पहला युद्ध 1947-48 में हुआ, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ और चौथा युद्ध 1999 में हुआ। ये 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच लड़े गए। सारे में पाकिस्तान हारा, लेकिन फिर भी वो उपद्रव करने से बाज नहीं आता है। जब वो युद्ध हार गया तब उन्होंने एक सॉफ्ट रास्ता अपनाया, आतंकवाद का। देखिए और विवाद के मुद्दे क्या हैं भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे पहला है कश्मीर समस्या। सबसे पहला क्या है? कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या में क्या हो रहा है कि एक समस्या पाकिस्तान के जन्म के साथ ही उत्पन्न हो गई थी और वो समस्या वहां के महाराजा हरि सिंह ने उत्पन्न की थी। जम्मू कश्मीर की कश्मीर वैली के बहुसंख्यक लोग मुस्लिम हैं, जम्मू क्षेत्र के लोग बहुसंख्यक हिंदू हैं, लद्दाख क्षेत्र के लोग बहुसंख्यक बौद्ध हैं, लेकिन इनमें जो प्रभाव है वो घाटी का है और वहां बहुसंख्यक मुस्लिम लोग निवास करते हैं। इसलिए पाकिस्तान उसे अपने में मिलाना चाहता है और वो बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वो एक तरफ चाइना से मिलता है तो एक तरफ पाकिस्तान से मिलता है और भारत इस अपनी ऊपरी छत को छोड़ना नहीं चाहता है। यदि किसी भी स्थिति में विवाद होता है तो भारत अपनी ऊपर वाली छत पर खड़े होकर पाकिस्तान और चाइना दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति में आ जाता है। इसलिए 1947 के पश्चात ही ये समस्या प्रारंभ हो गई और ये समस्या आज तक चली आ रही है। इतने वर्ष गुजर जाने के पश्चात भी ये समस्या उसी तरह बनी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, आतंकवाद। अब आतंकवाद क्या है? जब सीधे युद्ध में आप जीत नहीं सके और आपको हर हाल में जीतना है, तब उन्होंने क्या किया?
जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दी। अपने यहां से प्रशिक्षित आतंकवादी भेजकर जिहाद के नाम पर लोगों को बरगला कर भारत में उपद्रव पैदा करते हैं। यही उपद्रव पंजाब में खालिस्तान के नाम पे होता है और नॉर्थ ईस्ट में नक्सलाइट आंदोलन के नाम पे होता है। इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लगातार भारत को तंग किया जा रहा है। अगला आता है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद भारत ने और पाकिस्तान के बीच पंजाब का पूरा क्षेत्र पहुंचता है। पंजाब की जो ये नदियां हैं, इनके जल को लेके लगातार भारत और पाकिस्तान में विवाद बना हुआ है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी प्रयास कर लिया है। क्या प्रयास किया है वो देख लेते हैं कि 1960 में विश्व बैंक ने सिंधु नदी समझौता करवाया था और दुनिया का सबसे लिबरल समझौता कहा जाता है। भारत की अपनी नदियां और लगभग 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा कहा गया ये सबसे उदार समझौता है। ये कैसा समझौता है, इसके बारे में बड़े बड़े विद्वान बड़े ही मार्मिक ढंग से अपना पक्ष इस पर रख चुके हैं। मोदी जी ने इसकी समीक्षा करने के बारे में कई बार कहा है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1998 में, वो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया। यानी कि जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान ने भी तुरंत कुछ ही दिन बाद अपना परमाणु परीक्षण किया। इससे क्या आपको समझ में आता है कि जैसा भारत करता है उसके प्रत्युत्तर में तुरंत पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो भारत का विरोधी हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के विरुद्ध बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत तो उन प्रतिबंधों को झेल लिया, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान हो गया था। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही कटु रहे हैं। दक्षेश ने इनको सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत बांग्लादेश संबंध। क्या? भारत बांग्लादेश संबंध। अगला जो देश आता है वो है बांग्लादेश। उससे कैसे संबंध रहे हैं वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि सहमति किन किन क्षेत्रों पर है दोनों देशों की। दोनों देशों की सहमति भी है कुछ मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर असहमति भी है। भारत ने बांग्लादेश को बनवाया, इस एहसान को उसने कभी स्वीकार नहीं किया। और सहमत और असहमति हम देख लेते हैं क्या है। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में दोनों देशों की सहमति है। दोनों देश ये कहते हैं कि हमें आर्थिक संबंध, निर्यात आयात बांग्लादेश के साथ करना चाहिए। नंबर दूसरा है, बांग्लादेश भारत के पूरब चलो नीति का हिस्सा है। भारत ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक नीति बनाई जिसको कहा पूरब चलो। पूरब की ओर चलने पर बांग्लादेश भारत के इस कदम में साथी बना। अगला है, आपदा एवं प्रबंधन के मुद्दे पर आपसी सहमति। एक संधि की गई कि यदि भारत या बांग्लादेश में आपदा संबंधी कोई चीज होती है या पर्यावरण संबंधी कोई चीज होती है, तब बांग्लादेश और भारत दोनों मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन कई असहमति के मुद्दे भी दोनों के बीच उपस्थित हैं। देख लीजिए कौन से हैं। नंबर 1, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र
नदी जल पर आपत्तियां। ठीक है, गंगा नदी का कितना जल बांग्लादेश जाएगा, या गंगा नदी को भारत में गंगा कहा जाता है लेकिन बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, पद्मा। इसी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो इस नदी के जल के बंटवारे पे बहुत सारे मतभेद हैं। जबकि दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, जिस नदी के जल पर बहुत सारे विवाद हैं। ब्रह्मपुत्र से और भी देशों के साथ भारत के मतभेद हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी मतभेद हैं। दूसरा है अप्रवासीय। भारत में बहुत सारे युद्ध के समय, 1971 के युद्ध के समय बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक भारत में शरणार्थी के तौर पर आए और यहीं पर रह गए। आज जब भारत की सरकारें ये कहती हैं ये आपके नागरिक हैं, इनको आप वापस ले लीजिए, तो वो तुरंत इससे मना कर देते हैं, कह देते हैं कि नहीं, हम इनको नहीं ले पाएंगे, ये आपके यहां है, अब इनका आपको क्या करना है आप स्वयं निर्धारित कर लीजिए, हम इनको वापस नहीं लेंगे। ये सबसे गंभीर मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला मुद्दा क्या है देख लेते हैं, भारत विरोधी कट्टर जमातों का समर्थन। भारत में कुछ जमातें ऐसी हैं जो बहुत कट्टर हैं और हमेशा भारत का विरोध करती हैं। ऐसी कट्टर जमातों का समर्थन करता है बांग्लादेश और भारत विरोध की बात करता है। अगला है भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करना। बांग्लादेश के पास जो प्राकृतिक गैस है उसका निर्यात वो अन्य देशों को तो करता है, लेकिन भारत को नहीं करता। भारत को इस पर बहुत आपत्ति है कि ये प्राकृतिक गैस, जब आप और सारी सुविधाएं हमसे ले रहे हैं तो ये प्राकृतिक गैस हमको दे दीजिए, हमें और कहीं से मंगानी पड़ती है, इससे अच्छा आप दे दीजिए, आप हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार इतना बांग्लादेश भारत संबंध में पर्याप्त है। अगला देखते हैं, भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने नेपाल के साथ एक संधि की थी जिसके अनुसार नेपाली नागरिकों और भारत के नागरिकों को बगैर वीजा भारत और नेपाल में आने जाने की छूट दी गई है। लेकिन भारत के साथ भारतीय नागरिक नेपाल में और नेपाल के नागरिक भारत में आकर नौकरी कर सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी चाइना के भड़कावे में आने के बाद नेपाल कुछ ऐसे कार्य करता है जो भारत को सहन नहीं होते हैं। जैसे नेपाल का कहना है कि भारत बड़ा है, इसलिए वह हमारी जल विद्युत परियोजना पर आंख गड़ाता है। उनको यह लगता है कि हमें बिजली की बहुत आवश्यकता है और हम उनकी इन पन बिजली परियोजनाओं पर आंख गड़ाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संबंध में केवल यही कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत नकारात्मक पक्ष अवश्य आते हैं। और हां, नेपाल में एक स्थिति और होती है कि भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध वो कार्रवाई नहीं करते हैं, वो एक लिबरल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, लगातार अच्छे हैं। अब आता है भारत और भूटान संबंध। भारत और भूटान, भूटान में भारत के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। सारे कार्यों के लिए वो भारत पर ही निर्भर हैं। ये मान लीजिए कि भूटान अलग राज्य नहीं बल्कि भारत का ही एक राज्य है।
ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे तो अलग देश है वो, लेकिन भूटान इतनी ज्यादा तरीके से भारत पर निर्भर है। अभी जो डोकलाम विवाद हुआ था, वो समझ लीजिए डोकलाम विवाद कहां था? भूटान में था। और भूटान में जब चाइना हस्तक्षेप करता है, तब भारत उसका मित्र होने के नाते वहां पहुंच जाता है। यही था जब चाइना ने भूटान के डोकलाम में आके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, तो सीधा भारतीय सेनाएं उसके सामने जाके खड़ी हो गईं, ऐसे जैसे वो भारतीय क्षेत्र हो, और उनको बता दिया कि यदि आप भूटान में कुछ करेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो भारत और भूटान संबंध बहुत ही अच्छे हैं। भारत श्रीलंका और ये सारे आप समझ ही लिए हैं। भारत मालदीव संबंध भी बहुत अच्छे हैं। यहां मालदीव से संबंध ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस पाठ में आपको देखना है कि इन देशों के साथ क्या क्या स्थितियां हैं, कैसे शासन चल रहा है, और भारत के साथ इनके संबंध कैसे हैं। इन सारे देशों को एक साथ मिलाने के लिए और एक साथ उनका एक संघ बनाने के लिए, जैसा कि आसियान है, उसी तरीके से एक नए संघ का निर्धारण करने के लिए भारत ने इसकी पहल की और 1985 में एक संघ बनकर सामने आया जिसे कहा गया सार्क। सार्क का निर्माण हुआ 1985 में। 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का निर्माण हुआ। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और ये संघ किसी न किसी तरीके से समस्त देशों के बीच आई हुई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन ये संघ अभी उतना सक्षम नहीं है कि भारत पाकिस्तान जैसी ये बड़ी विकट समस्याओं का समाधान कर सके। इसी संघ के अंतर्गत संघ में एक नया नियम जोड़ के एक नई संस्था को जन्म दिया गया। देखते हैं क्या है वो। साफ्टा। साफ्टा यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता 2004। ठीक, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता 2004। साफ्टा के अंतर्गत यह कार्य किया गया। सार्क में साफ्टा एक संघ बनाया गया, उसके अनुसार मुक्त व्यापार संधि की गई और कहा गया कि ये समस्त देशों को आपस में अपना जो व्यापार करना है वो फ्री ट्रेड करना है। 2004 में इसको पारित किया गया और 2006 में इसको लागू कर दिया गया। क्योंकि भारत पहले से ही बहुत सारे राज्यों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ, या कहिए दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों के साथ ऐसी संधियां किए हुए था कि साफ्टा के निर्माण के बाद भी भारत को कोई इसका असर नहीं आना था। फ्री ट्रेड ट्रीटी यानी कि मुक्त व्यापार, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत मालदीव, ये सारी जगह किसी भी प्रकार के शुल्क या कम शुल्क के माध्यम से व्यापार होना। ये व्यापार के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लाभ हुआ। पाकिस्तान को जो बॉलीवुड की फिल्म सऊदिया के रास्ते पहुंचती थी वो सीधी की सीधी पहुंचने लग गई। इन स्थितियों के होते हुए भी सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्र, या कह दीजिए समकालीन दक्षिण एशियाई क्षेत्र, लगातार द्वंद्व की स्थिति में रहता है। इसमें एक नया सदस्य जोड़ दिया गया था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का संकट रहता है, अमेरिका उस पर हस्तक्षेप करता है। अभी फिलहाल अमेरिका और तालिबान के संबंध कुछ सुधरने वाले थे, कुछ संधियां होने वाली थी, लेकिन उसी समय कोरोना संकट आ गया तो उसमें कुछ प्रगति ज्यादा
हो नहीं पाई। संधियां तो हो गई थी, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर उन संधियों को उतारा नहीं जा सका। इसलिए पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश श्रीलंका, ये लगातार कहीं ना कहीं इनमें आपस में द्वंद्व होता रहता है और वो द्वंद्व जाकर समाप्त नहीं हो रहा है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ये मैंने वीडियो एक ही बनाया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। इसको देखिए ठीक से। आपको जहां भी नहीं समझ में आता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देखिए, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। यदि समस्याएं फिर भी दूर नहीं होती हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।